हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम स्टडी करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मतलब ये कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जब हम ये सब करते हैं तो उनके एरर्स को आपस में कंबाइन कैसे किया जाता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी आपको चैनल और जो पेजेस दिखाई दे रहे हैं उनकी जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को समझने से पहले ना आपको मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। पहले बेटा इसके बारे में समझना पड़ेगा। वैसे तो ये थ्योरम का एक्सप्रेशन बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, बट फिजिक्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं पहले आपको मैं वो समझाऊंगा। देखिए बेटा, बात सिर्फ इतनी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास है 1 + x⁴n। मान लो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है बेटा कि जो x है ना, इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है एज कंपेयर टू 1 + x⁴n। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है एज कंपेयर टू 1। तो उस कंडीशन में बेटा जब हम 1 + x⁴n को एक्सपेंड करते हैं तो बेटा आता है 1 + n × x + n × n - 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन करके बेटा हमें ये मतलब बहुत ऐसे ऐसे करते करते बहुत बड़ा एक्सप्रेशन इसका आ जाता है। बट बात पता क्या है बेटा, फिजिक्स के अंदर ना हम सिर्फ और सिर्फ इतने से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं। बात सिर्फ इतनी है बेटा क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, तो किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर करेंगे, किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और भी ज़्यादा छोटी हो जाती है। इसलिए उसके बाद वाले सभी टर्म्स को बेटा हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। सो मोटी मोटी बात अगर आपने समझनी है कि जब कभी भी आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाए कि 1 + x⁴n जिसमें x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो उस कंडीशन में उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करने का तरीका है कि पावर जो है ना वो x के आगे ले आओ एंड दैट्स इट, वही आपका आंसर होगा उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। सामने लिखना होता है निगलेक्टिंग हायर टर्म्स, हायर टर्म्स। बाकी बेटा मैथमेटिकल टूल्स तो आपको मैंने अभी और अच्छे से समझाने हैं। जैसे ये सब खत्म हो जाएगा फिर मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स बेटा अच्छी तरह समझाऊंगा जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी डिटेल में बेटा आपको मैं समझाऊंगा ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए ना आपको। ठीक है। सो हम लिखते हैं बेटा नेग्लेक्टेड टाइम हायर टर्म्स। हायर टर्म क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, जो नेक्स्ट होता है बेटा वो होता है n × n - 1 × n - 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेक्स्ट बेटा आपका एक्स का क्यूब होता है। तो क्योंकि बेटा आपका x का क्यूब है तो आप बात समझ रहे हो बेटा यहाँ पर कि ये वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। आप बोलोगे सर छोटी होने का मतलब क्या हुआ। देखो बेटा 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, सपोज आपका 0.2 है। ठीक है, अगर आप इसको 0.2 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी 0.04। ये बेटा आपकी वैल्यू आ जाती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर आपके पास एक छोटी वैल्यू है उसका आप स्क्वायर कर दोगे तो आपकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। इसलिए बेटा हायर टर्म्स को हम सभी को यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं। ये जो आप 2 फैक्टोरियल की यहाँ पे बात कर रहे हो बेटा, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर बताया जाता है। तो मेरे को मतलब ऐसे नहीं कि हमें पता नहीं है, पता है, बट टाइम वेस्टेज वाली बात है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो याद रखिए बेटा कि 1 + x⁴n होगा तो n को उठा के x के आगे ले आना एंड बस दैट्स इट। आपका एक्सप्रेशन आपका वही इतना सा एक्सप्रेशन आपने याद रखना है। बाकी आप लिख देंगे नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स एंड दैट्स इट। बट होना क्या चाहिए कि 1 + x की फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा x की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू 1। तो उस कंडीशन में बेटा आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये समझना बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी जाकर बेटा आप अपने जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है उनको अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज बेटा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। सो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर बेटा उनके एरर के साथ हमें क्या करना है, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। ठीक है, किसकी, एडिशन की हमने बात करनी है बेटा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की प्लीज कोशिश करना बेटा। एडिशन के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा कि सपोज कर लो कि मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं बेटा, कौन कौन सी। मान लेते हैं कि a है और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है, मतलब जब हमने इसको मेजर किया a क्वांटिटी को तो वो आया बेटा a ± डेल्टा a की फॉर्म में।
ठीक है, मतलब जैसे कि लेंथ है बेटा, लेंथ को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ के अंदर लिख दिया 3 प्लस माइनस डेल्टा 3 प्लस माइनस 0.3, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो 3 है और उसके अंदर एरर 0.3 का है, तो इस तरह से बेटा लिखा गया। उस तरह मेरे पास एक मेजर्ड वैल्यू है बी की, जो हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, यहाँ लिख दो तो बेटा मेजर्ड वैल्यू, मतलब जब मैंने एक मेजर्ड वैल्यू ऑफ ये दोनों का, ए का तो ये है, बी का ये है, ठीक है, और और उसी तरह बेटा अगर z का अगर मुझे यूज करना है तो ये आ जाएगा बेटा z प्लस माइनस डेल्टा z। अब बोलेंगे सर ये है क्या, z का क्या मतलब है, बेटा z ना एक्चुअली में सम है बेटा a प्लस बी का, मतलब ये कि हमें z तब मिला जब मैंने a प्लस बी को आपस में ऐड किया। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ बेटा, एग्जाम्पल जैसे कि ये मान लो जी आई कंसिडर टू मासेस बेटा, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है मान लेते हैं 2 + - 0.1 kg, और उसके ऊपर बेटा मैंने एक और बॉडी रख दी जिसका मास है 1 + - 0.1 kg। मान लो ये इसका दो मासेस है बेटा m1 और m2, और मुझे इसका टोटल मास निकालना है बेटा, क्या निकालना है, टोटल मास। तो टोटल मास का मतलब हो गया z, m1 यहाँ पे a मान लो और m2 b मान लो, ठीक है, तो टोटल मास क्या आएगा हमने वो मेजर करना है, तो मतलब इस तरह हम इसका बेटा इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, समझो इस बात को, आराम से अच्छे से आ जाएगा, डोंट वरी। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले सीधा बेटा हम इनकी जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा यहाँ पर, तो मतलब z की जगह आ जाएगा बेटा z प्लस माइनस डेल्टा z, और a प्लस बी में a आ जाएगा बेटा a प्लस माइनस डेल्टा a, और बीच में बेटा प्लस का साइन है, b आ जाएगा बेटा b प्लस माइनस डेल्टा b आपका, याद रखें जो डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा जो z है जिसको z भी बोलते हैं, तो बेसिकली वो एरर्स है बेटा इनके रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज के, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, पहले थोड़ा सा इनको अलग करते हैं बेटा, ये डेल्टा z इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और इन दोनों में बेटा प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा बेटा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, एंड दैट्स इट। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। सो बेटा जी a प्लस बी तो ऑलरेडी z के बराबर है ही है, ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू बेटा z प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा बेटा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है, z से z बेटा आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस खत्म हो गया बेटा आपका, तो डेल्टा z जो है बेटा वो आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ऐसे तो मैं एक्चुअली इसका एक और चीज बताना चाहता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा वो भी आपको दिखा दूं, मैं थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूँ, वैसे तो आंसर मेरा आ गया है, बट मैं ना इसके अंदर एक और चीज करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट कि आप उसको और क्लैरिटी हो कि एक्चुअली में जो होता है वो क्यों होता है ना, तो इससे कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। जैसे प्लस आया ना, तो इस डेल्टा ए के सामने प्लस माइनस था तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख देता हूँ मैं, और सिमिलरली बेटा इसके हमें प्लस माइनस है ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, जैसे z प्लस माइनस बेटा डेल्टा z इज इक्वल टू बेटा a प्लस बी, ए प्लस बी क्या था हमारा, z था, इसको z लिख देते हैं पहले तो, है ना, इसको z लिख देते हैं, ओके, प्लस बेटा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b, ओके, z से z कैंसिल हो गया बेटा, एज ए रिजल्ट बेटा डेल्टा z जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी प्लस माइनस, ठीक है, नहीं प्लस माइनस नहीं, दैट विल बी प्लस, और यहाँ पे बेटा मेरे पास आ जाएगा, अब ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना बेटा, एक्चुअली में ये चार कॉम्बिनेशंस को बताता है बेटा, कौन से कॉम्बिनेशंस को, मान लो दोनों प्लस प्लस ले लो, तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ये एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा पहले वाले को माइनस ले तो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दूसरे वाले को ले तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और नेक्स्ट आ जाओ दोनों दोनों माइनस ले लेते हैं, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अब आप बोलेंगे सर इन चार कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन हमें कंसिडर करना है, याद रखें हमें हमेशा ये वाला कंसिडर करना होता है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर को फाइंड करना होता है, मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर होता है हमेशा बेटा हमें उसको फाइंड करना होता है, इसलिए बेटा हम हमेशा ये वाला कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी हमारे मन में आ जाता है कि सर हमारे पास तो चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लूँ, तो बेटा मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये होता है, मतलब दोनों को ऐड कर दो दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सो बस कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा कि आपके पास सिर्फ रह जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एंड दैट्स इट। तो बेटा ये है आपका फाइनल आंसर। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज कैसे करें,
बहुत सिंपल है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ बेटा कि इसका हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास बेटा यहाँ पर दो मासेस थे M1 M2, ठीक है, और मुझे इनका टोटल मास निकालना है। तो पहली बात तो कि जब भी मैंने टोटल मास निकालना है तो पहले उसका नेट मास निकालो, ठीक है। नेट मास कैसे निकाला, A प्लस बी नॉर्मली करके, तो ये 2+1 कर दूंगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Z, तो दैट विल बी 3। अब मुझे डेल्टा Z निकालना है, तो डेल्टा Z निकालने के लिए इनके जो एरर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, दोनों के एरर्स को ऐड कर दोगे तो डेल्टा Z मिल जाएगा। तो डेल्टा Z बेटा आपके पास आ जाएगा दैट इज 0.2 kg, 0.2 आ जाएगा, राइट, kg। सो बस मुझे अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z मतलब 3 प्लस माइनस 0.2 kg, ये बेटा इसका आंसर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, किसी भी दो क्वांटिटीज को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो पहले उनके जो मीन वैल्यूज है उनको ऐड कर दो, वो Z बन जाएगा बेटा अलग से, फिर उनके जो एरर्स है बेटा उनको ऐड कर दीजिए, एंड दैट विल बी योर आंसर। क्यों, समझ में आया ना। तो बेटा इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट करना था, ये एडिशन के बारे में था। अब हम बात करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में बेटा। बेटा सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन बेटा सेम वही a इज इक्वल टू मान लेते हैं बेटा मेरे पास आ गया दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड उसी तरह बेटा मेरे पास b है दैट इज b प्लस माइनस डेल्टा b, और उसी तरह z भी है बेटा मेरे पास दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z है मेरे पास। नाउ अब मुझे क्या करना था कि इनको सब्ट्रैक्ट करता, मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि z का जो रिजल्ट है वो a माइनस b से आए, ये मैं चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है। ओके सो अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना प्लीज, 100% समझ में आएगा। पहले तो z की वैल्यू डाल दो इसमें, सो दैट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z, ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है बेटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू a की वैल्यू आएगी तो a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड उसके बाद बेटा माइनस का साइन आएगा दैट इज b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। और जी अब z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू, ये a माइनस b है, इसको अलग ले लेता हूँ बेटा मैं, एंड माइनस कॉमन लेते हुए अंदर आ जाएगा बेटा डेल्टा प्लस माइनस, क्या काम क्यों नहीं करता, मैं माइनस मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है मैं समझ गया। एक मिनट मैं पहले वो कर ही देता हूँ आप लोगों को, आपसे नहीं तो समझ नहीं आएगा बेटा, एक स्टेप और करना पड़ेगा। a प्लस माइनस डेल्टा a, अब ध्यान सुनो, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर प्लस आ जाएगा ना बेटा, इन दैट केस ये बन जाएगा माइनस ऑफ b, और जब माइनस बेटा इस वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब होता है कि अगर प्लस होगा तो वो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, इसलिए बेटा उसको ऐसे उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना बेटा, बस जी। तो एक हो, अब इन दोनों को कंबाइन कर देते पहले तो दैट इज a माइनस बी हो गया, और जो प्लस का साइन लगाकर जो नेक्स्ट वाला है बेटा दैट इज प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, तो इस तरीके से बेटा हम इसको आपस में ऐसे लिख देंगे। समझ में तो आ ही रहा होगा बेटा, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं है। बाकी a माइनस बी को हम z लिख देंगे, तो दैट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस दैट इज प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, तो z से z आपका कैंसिल हो गया बेटा। फिर से वही बात मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा कि फिर से इसके चार कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना। अगर एक पहला प्लस है तो दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव, एंड अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, मतलब मैं कहने का मतलब है कि इसके भी चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है, बिकॉज वी नीड मैक्सिमम पॉसिबल एरर, कि भाई मैक्सिमम मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल एरर सिर्फ इसी वजह से बेटा जो हमारा डेल्टा z है बेटा वो आ जाता है बेटा हमारे पास यहाँ पर दैट इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कॉम्बिनेशन चार बन रहे हैं इसके अंदर, बट उन चार कॉम्बिनेशन में से वो कॉम्बिनेशन मुझे लेना जो हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर देता है, तो ये मेरा आंसर है। बाकी बेटा आपको पता है कि z की वैल्यू जब भी मुझे लिखनी होती है प्लस माइनस की फॉर्म में ही लिखनी होती है। आई होप बेटा ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी क्यों हम यहाँ पर डेल्टा a प्लस डेल्टा b लेते हैं हमेशा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना होता है, दैट इज द ओनली रीजन। तभी जाके बेटा इन चारों कॉम्बिनेशन में से, आपको चार कॉम्बिनेशन दिखाए थे ना मैंने, बस इसके भी चार बनेंगे, उनमें से ये वाला हम कॉम्बिनेशन लेंगे क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है। सो
सो फाइनली हमने क्या सीखा, हमने बेटा यहाँ पे ये सीख लिया है कि जब कभी भी आपको सब्ट्रैक्शन करनी हो तो z फाइंड करने के लिए तो आप वही करो जो सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन जब आप एरर को फाइंड कर रहे हो तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एग्जांपल मैं जरूर दूंगा बेटा इसका भी आपको। मान लीजिए कि इनिशियल जो टेम्परेचर है बेटा आपको मान लेते हैं दैट इज 24 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस बेटा आपके पास यहाँ पर है, एंड फाइनल टेम्परेचर जो है मान लेते हैं दैट इज 30 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस बेटा आपके पास है। आपसे बोला जाता है कि राइज इन टेम्परेचर निकालो, तो राइज इन टेम्परेचर का मतलब होता है दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये इसका मतलब होता है, राइट। सो राइज इन टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर, फाइनल वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 30, इनिशियल वैल्यू क्या है 24, सब्ट्रैक्ट कर दो 6 बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया z की वैल्यू प्लस माइनस। अब मुझे डेल्टा z निकालना है, तो डेल्टा z बोलता कि दोनों के एरर को ऐड कर दो, तो ये वाला एरर प्लस ये वाला एरर ऐड कर दो, आंसर बेटा 0.5 डिग्री सेल्सियस है, और बस ये आपका बेटा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बस इस तरीके से बेटा आपने अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करना है। आई होप बेटा ये बात क्लियर है आपको। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन की। इसकी मल्टीप्लीकेशन। सो जब हम बेटा किसी दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, आज हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ बेटा। देखिए सबसे पहले बेटा मेरे पास यहाँ पे a है विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a, एंड उसके बाद बेटा मेरे पास b है दैट इज b प्लस माइनस डेल्टा b, एंड ऑफ कोर्स बेटा लास्ट में मेरे पास आ जाता है बेटा दैट इज z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z। एज ए रिजल्ट मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सोचना क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो देखिए बेटा सबसे पहली बात यहाँ पे वैल्यू डाल दो z प्लस माइनस डेल्टा z का। अच्छा उसके बाद a क्या आ जाएगा बेटा a प्लस माइनस डेल्टा a, और बेटा साथ में आपके पास आ गया दैट इज b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पे बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। तो बस पहले तो फर्स्ट टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी ए बी, है ना, ए बी, देन प्लस माइनस बेटा ए डेल्टा बी, ये आपके पास आ गया। अब ये डेल्टा ए को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी बेटा प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा प्लस माइनस दैट इज डेल्टा ए एंड प्लस डेल्टा बी, नॉट प्लस, साथ में मल्टीप्लाई हो ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके सो सबसे पहली बात जो जिसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे ए इंटू बी को जेड डाल देते हैं बेटा, तो z प्लस माइनस बेटा डेल्टा z इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से करेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिस ना हो, समझो मैं क्या करने वाला हूँ, ये बहुत अल्टीमेट चीज करूंगा मैं एकदम से। तो ए बी जो है यहाँ पे बेटा आपके पास z आ जाएगा, ठीक है, ए बी z है, प्लस माइनस ये आ गया बेटा ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और ये आ गया। हाँ अब दो बातें समझाने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था बेटा डेल्टा ए और डेल्टा बी की जो वैल्यूज हैं वो एरर्स होती हैं, तो स्मॉलर वैल्यूज है। तो सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज स्मॉल, देयरफॉर their multiplication will have smaller value, therefore can be neglected। आई नो थोड़ा सा अजीब लगता है बट ये फैक्ट है। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूं बेटा कि ये .1 है, सपोज आपका डेल्टा ए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे डेल्टा ए है वो 0.1 है, और जो डेल्टा बी है वो 0.2 है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो आपका आंसर 0.02 आ जाएगा, जो कि बहुत स्मॉलर वैल्यू है एज कम्पेयर टू दिस टू। इसलिए बेटा हम क्या करते हैं कि इसको इसमें से निगलेक्ट कर देते हैं। तो याद रखें मुश्किल नहीं है, समझना है बात को बस। तो इसलिए बेटा हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको बेटा निगलेक्ट किया है, तो अब हम उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है जी, बढ़िया। तो z से z बेटा आपको यहीं पे कैंसिल हो गया। अब बेटा इसको यूज क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है बेटा, इन सभी को डिवाइड कर देना है बेटा ए बी के साथ, डिवाइड होल इक्वेशन
विद ए बी। मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ेगा, देखना 2 मिनट में आपको नजर आ जाएगा बेटा कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में। सो अगर मैं प्लस माइनस डेल्टा जेड को ए बी से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस कॉमन निकाल के खत्म ही कर देते हैं, इसका भी प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, इसका सब खत्म करो बेटा, प्लीज प्लस आ जाएगा बस आपका, है ना। इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटाओ, ये भी हटाओ, ये प्लस माइनस है ना, इसमें प्लस माइनस है, इसमें प्लस माइनस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी से डिवाइड करो बस। ये आ जाएगा ए डेल्टा बी डिवाइड बाय ए बी एंड प्लस बी डेल्टा ए डिवाइड बाय ए बी। बेटा दिख रहा होगा आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब ए बी तो बेटा आपका जेड है, तो पहले केस में तो मैं लिख दूंगा बेटा डेल्टा जेड ओवर जेड, ठीक है। दूसरे केस में नहीं, ए से कैंसिल करूंगा और यहाँ से बी से बी कैंसिल करूंगा, तो एज ए रिजल्ट आ जाएगा बेटा डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए। सो बेटा जी ये तरीका है आपके डेल्टा जेड को कैलकुलेट करने का। अजीब नहीं है, समझाने की कोशिश, समझने की कोशिश करो। जब दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको लिखने का तरीका ये है कि फ्रैक्शनल एरर इन z या रिलेटिव एरर इन z विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ बोथ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये z तो आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे a इंटू बी करके, तो आप यहां वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो। डेल्टा z को निकालने के लिए z को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इन पूरे फ्रैक्शन के साथ, जब तक डेल्टा z आपका आता है। समझने वाली बात समझो कि जब कभी भी दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शनल भी बोल सकते हो या आप रिलेटिव एरर भी बोल सकते हो। रिलेटिव एरर इन z विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन b प्लस रिलेटिव एरर इन a। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपके यूज होने वाली है। बाकी ऑब्वियस है बेटा, एग्जांपल दिए बगैर तो मजा आएगा ही नहीं। तो मान लेते हैं बेटा मेरे पास लेंथ है दैट इज 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर बेटा, एंड जो ब्रेड्थ है बेटा मान लेते हैं मेरे पास है दैट इज 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है। थोड़ा मेक स्लो करने के लिए, मतलब इजी करने के लिए मुझे निकालना है बेटा एरिया। अब आपको पता है एरिया निकालने के लिए, मतलब ए फाइंड करने के लिए आपको एल इंटू बी करना पड़ता है। तो जो लास्ट आंसर होगा दैट विल बी ए प्लस माइनस डेल्टा है, सिंपल सी बात है। तो पहले ए फाइंड कर ले, तो ए विल बी एल इंटू बी, तो 2 इंटू दैट इज 2 इंटू 1 कर दूंगा, आंसर बेटा 2 मीटर मीटर स्क्वायर मेरा आ चुका है। तो ये तो मेरा खत्म हो गया, मुझे डेल्टा ए फाइंड करना है। अब डेल्टा ए फाइंड करने के लिए क्या बोलता कि रिलेटिव एरर्स लिखो सबके और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब रिलेटिव एरर इन ए विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन एल प्लस रिलेटिव एरर इन बी। दैट्स इट, खत्म। बहुत आसान है, समझो बात को, आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। सो डेल्टा ए अपॉन ए बेटा यहाँ पे 2 आ चुका था, मैं यहाँ पे डाल दिया वैल्यू। अच्छा ये है डेल्टा एल, डेल्टा एल होता है ये हमेशा दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 1। सो बेटा एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये कट जाएगा बेटा, इसके साथ 0.1 आ जाएगा। सो मतलब डेल्टा ए डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1, एज ए रिजल्ट आ जाएगा 0.2, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा अपना, है ना। तो डेल्टा ए बेटा आपके पास आ जाएगा दैट इज 2 इंटू 0.2, आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है जी। दैट इज मीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि इनके यूनिट्स तो कट गए थे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर था अभी, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बस डेल्टा ए भी आ गया बेटा मेरे पास, और ए तो है ही है, तो बस आपका फाइनल आंसर विल बी आ जाएगा दैट इज 2 प्लस माइनस 0.4 मीटर का स्क्वायर। तो बस जी बेटा इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होता है। आई होप बेटा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब क्या चीजें होती हैं। अब बेटा दो चीजें रह जाती हैं, आज थोड़ी वीडियो लंबी लग रही होगी आपको, बट बेटा कंप्लीट हो जाए तो बेटर है। अब मुझे बात करनी है बेटा डिवाइड की, कि अगर दो क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करूंगा तो क्या होगा। आपको बाइनोमियल मैंने समझाया था ना बेटा, बस इसी के लिए समझाया था कि यहीं पे इसका यूज होगा, और एक जो नेक्स्ट बात मैंने और करवानी है उसके अंदर भी आपको समझ में आएगा क्यों मैंने वो करवाया था। तो पहले हम ये कर लें फटाफट। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, उनको आपस में डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट होगा और कैसे उनका एरर्स को कंबाइन करना, आज वो सीखेंगे अभी इसके बाद। देखिए क्या है कि मान लेते बेटा, फिर से मैं थोड़ी सी लाइन बना लूँ बीच में ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो सके। तो मेरे पास ए है विच इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब कंफ्यूज मत होना, ए से काट मत देना, समझो ध्यान से, ये मेजरमेंट है ए की, क्या ए प्लस माइनस डेल्टा है।
उस तरह बी की मेजरमेंट है दैट इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और उस तरह जेड की है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। फाइनल आंसर मुझे ये चाहिए। तो इसमें z का मतलब है बेटा a डिवाइड बाय b, ठीक है, z का मतलब है a, मुझे डिवाइड करना है ना यार, सिंपल सी बात है। मान लो मुझे मास दिया हो और वॉल्यूम दिया हो और मुझे बोला जाए कि यार तुम डेंसिटी फाइंड करो, तो ऑब्वियस है कि मुझे ये करना पड़ेगा, राइट। तो समझो बात को, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। सो मेरे पास अब क्या करेंगे, है ना, तो वैल्यू पहले पुट करते हैं, बट और क्या कर सकते हैं अभी, तो जो हमें आता है पहले फटाफट वो करते हैं। दैट इज ये आ जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z, ये मैंने इस वाले में जगह में वैल्यू पुट कर दी, विच इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा, ये आ गया। सो डियर ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1, समझ गए। ये नीचे था ना, ऊपर लेके गए तो उसके पावर -1 आ गई। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, समझी जाओ मैं क्या करने वाला हूँ, अभी बहुत कुछ होगा। यहां दोनों में से बेटा a कॉमन निकाल लो, जब इस ब्रैकेट में से a कॉमन निकालोगे दैट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। इन दोनों में से b कॉमन निकाल लो बेटा, दैट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर -1 बेटा। a इंटू बी मल्टीप्लाई हो गया, ए बी बन जाएगा, और यहां आ जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और यहां आ जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर -1। सो देखो बेटा मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन है दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, और x की वैल्यू बहुत कम है एज कम्पेयर टू 1, आप बोलोगे क्यों कम है बेटा, बहुत कम है। देखिए देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो 2 प्लस माइनस 0.1 लिखता हूं मैं, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू बेटा 0.05 हो जाएगी, तो वैल्यू और छोटी हो जाती है एज कम्पेयर टू 1। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस वाले केस के लिए। सो बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम मैंने क्या कहा था कि पावर जो है उठा के आगे ले आओ, मतलब इसका जो आंसर होगा 1 प्लस एन इंटू एक्स होगा, बाकी निगलेक्ट कर देंगे हायर टर्म्स को। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहली बात तो समझो ध्यान से, दैट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z, और यहाँ पे बेटा ए भी ही रहेगा, इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए ही रहेगा। बस करना क्या है बेटा, इस पावर -1 को उठाकर, इसको उठाकर बेटा आप यहाँ नीचे इसके सामने लेके आओगे, इस वाले के सामने लेके आओगे, क्योंकि ये माइनस है तो साइन को उल्टा देगा, मतलब दैट विल बी 1 माइनस प्लस, बताया था ना बेटा, डेल्टा बी बाय बी, एंड दैट्स इट। ये मेन चीज है जो आपने बेटा इसमें याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस अब मुझे भी क्या करना है बेटा, इनके ब्रैकेट्स को खोलना है, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z, तो एज इट इज रहने दो, ये आपका ए भी रहेगा। तो 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी एज इट इज आ जाएगा बेटा आपका, बट ये वाली टर्म जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, एंड प्लस माइनस बेटा डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है बेटा। अब ना 2-3 बातें समझ लीजिए इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। पहली बात, डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, इसी वजह से बेटा हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, पहली बात। तो ये टर्म तो होगी आपकी निग्लेक्ट, इसको तो हटा ही दो। और दूसरा ध्यान से समझना बेटा, इस कंडीशन के अंदर ना हमारे पास आ चुका है दैट इज डेल्टा बी बाय बी, और वो हाँ, अब यहां से क्या करो, इस वाले में से ना z कॉमन निकाल लो, तो z जब कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और ये बेटा आपका आ जाएगा ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। वो तो निगलेक्ट हो गया ना, तो उसको तो छोड़ ही दो, जो निगलेक्ट हो गया उसको छोड़ दो, उसको आपने याद नहीं रखना, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट, ए बी जेड है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, खत्म हो गया। और अब बेटा यहाँ पे रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, और 1 प्लस माइनस, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा आपका बेटा, ये 1 से बेटा ये 1 कैंसिल हो गया। तो बस एज ए रिजल्ट क्या बचा मेरे पास, कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, ये प्लस माइनस रख लेते हैं,
और प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। मैं चाहता था डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, बट लिखा नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। अगर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे भी चार कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे, दैट इज माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए, या फिर प्लस डेल्टा बी बाय बी माइनस डेल्टा ए बाय ए, या तो फिर दोनों ही प्लस या तो दोनों ही नेगेटिव। सो इन सब में से हम कौन सा लेंगे जिसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है? तो मतलब है कि डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय ए। बेटा ये हमें याद रखना है। देखो, होने को तो यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, बट हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेना है, तो इसलिए बेटा हम ये वाला जो है कंसिडर करते हैं। क्लियर? आई होप बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या करना होता है और क्यों करना होता है। बेटा हर एक का मैंने आपको रीजन बताया कि जो भी मैं कर रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, राइट? चलिए अब जल्दी से बेटा हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है, दैट इज एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा आपको मैं, कि मेरे पास बेटा मास है, और वो मान लेते हैं दैट इज 2 प्लस माइनस 0.2 kg, एंड वॉल्यूम 1 प्लस माइनस बेटा 0.1 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है। मुझे बेटा डेंसिटी फाइंड करनी है। अब डेंसिटी का मतलब ऑब्वियस है बेटा कि मुझे डी फाइंड करना है, तो मुझे मास अपॉन वॉल्यूम तो करना ही पड़ेगा। तो मास बेटा 2 है, वॉल्यूम 1 है, आंसर बेटा 2 kg पर मीटर क्यूब, तो आपका यहाँ पे आ ही गया। अब मुझे एरर निकालना है। तो याद है मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था बेटा, कि जब कभी भी चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, हमेशा याद रखें कि हमको जब भी एरर फाइंड करना है तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। मतलब रिलेटिव एरर इन z शुड बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है? तो उस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो एरर फाइंड करने का तरीका वो भी सेम ही होता है, दोनों को ऐड ही करना होता है मतलब। सो इस केस में आ जाएगा बेटा डेल्टा d बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v। बस ये करना होता है, कुछ भी नहीं है। रिलेटिव एरर इन d विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन b मास एंड रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, इस तरह करना है हमने। सो देखिए बेटा, डेल्टा डी बाई डी, डी तो नीचे 2 आ गया, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो कि केजी पर मीटर क्यूब है, यहाँ पे लिख दिया। डेल्टा एम 0.2 डिवाइड बाई 2 प्लस आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 1, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका था, नहीं तो काट के देख लो आप। 0.1 आ जाएगा बेटा, 0.1 प्लस 0.1 0.2 होता है। तो मतलब डेल्टा डी बाई 2 विल बी इक्वल टू 0.2, मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा डी आपका 0.4 kg पर मीटर क्यूब आपको मिल जाता है। तो एज ए रिजल्ट बेटा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? दैट विल बी डी प्लस माइनस डेल्टा डी। तो फाइनल आंसर आपका है कि 2 आया था डी की वैल्यू, तो 2 प्लस माइनस 0.4 kg पर मीटर का क्यूब, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर सकते हो। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? इजी, सिंपल, समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपने। बहुत सिंपल है बेटा, घबराना नहीं है, बस समझना है कि कैसे कैसे इसको करना होता है। तो ये तो हमने कर लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फाइनल बेटा एक चीज रह गई है, चलिए जल्दी से हम वो भी खत्म कर लेते हैं ताकि एंड हो सके बेटा इस पूरे पार्ट का। तो बेटा लास्ट पार्ट रहा था कि अगर मान लीजिए मेरे पास है z इज इक्वल टू ए टू द पावर n, अगर ऐसी टर्म आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप मानेंगे नहीं बेटा, आपके स्कूल के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप के ऊपर आता है, 99% तो इसी टाइप पे आता है। बाकी आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको पता ही है कि मैं जब यहाँ हूँ तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इन चीज को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो z इज इक्वल टू बेटा a की पावर n है, तो z का मतलब हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z, और a का मतलब है बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a। यहाँ पे a का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है? तो ये हमने इस तरह से इसको करना था। वैल्यू डाल देते हैं बेटा, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। प्लस माइनस डेल्टा z एंड इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर बेटा n। तो ये आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, एंड इस केस में बेटा a बाहर निकालूंगा, यहाँ पे z भी बाहर निकाल ही देता हूँ ना, एक स्टेप क्यों खराब करना है इनका, है ना, फटाफट निकालते हैं। तो इजी सा है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। क्या करना है आपने, यहाँ से z निकालो कॉमन, तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, और यहाँ से बेटा a कॉमन निकालो तो a की पावर n बाहर आएगा, क्योंकि पावर n है ना। 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a टू द पावर बेटा n। तो z तो होता ही, z तो है ही a की पावर n बेटा, तो बस ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है ना, इसको z रिप्लेस कर दो, z से कट जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, बेटा देखो ब्रैकेट जिसमें 1 प्लस की फॉर्म में आ गया, मतलब ये बाइनोमियल वाला लग जाएगा। x टू द पावर n क्या बताया था बेटा कि अगर x की वैल्यू बहुत कम हो एज कम्पेयर टू 1, तो पावर आगे आ जाती है 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन, जिसमें निगलेक्ट कर देते हैं हम हायर टर्म्स, निगलेक्टिंग हायर टर्म्स।
इसलिए मैंने आपको पहले ही बाइनोमियल समझा दिया था बेटा, क्योंकि इसके बिना ना ये आप समझ ना पाते। तो मेरे लिए ये, मैं वैसे चाहता तो आपको डायरेक्ट मैं वो दे सकता था, आंसर दे सकता था, बट फायदा क्या उसका, जिसने बाई चांस समझना हो कि कैसे आया है ये चीज, तो उसके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता कि इन सबको कंपटीशन के अंदर डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, बट वो तरीका क्या है वो मैं जब कंपटीशन कभी मैं करवाऊंगा तो ऑब्वियस है, उसके अंदर डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी के लिए सिंपल तरीके से सब बातें रखते हैं। तो बेटा वन प्लस डेल्टा जेड बाई जेड आ गया, तो बस पावर बेटा आगे ले आओ, वन प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। सो बस जी, वन से वन बेटा आपका कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो एज रिजल्ट बेटा डेल्टा जेड अपॉन जेड आपका आ जाता है एन डेल्टा ए बाई ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बेटा कि हमारे पास p है a की पावर n एंड देन b की पावर मतलब इनको एक काम करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, x y z दे देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। मान लो बेटा x की पावर a, y की पावर b एंड नीचे c की पावर बेटा z आ गया है ना। मान लो ये ले लेता हूँ, या फिर z की पावर c, थोड़ा एक जैसा दिखे ना, ओनली इसलिए z की पावर c है। मुझे रिलेटिव एरर निकालना है p का, रिलेटिव एरर निकालना है p का। रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा p बाय p, तो मुझे फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान से समझो, जो समझने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप देखो बेटे यहाँ पे दो फैक्टर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे डिवाइड हो रहा है। क्या सिखाया था मैंने आपको, इसको कैसे लिखते होते हैं। मैंने कहा था ना कि डेल्टा p बाई p विल बी इक्वल टू द रिलेटिव एरर ऑफ पहले वाले पार्ट का, फिर दूसरे वाले पार्ट का, फिर तीसरे वाले पार्ट का। अब बात सिर्फ इतनी है बेटा, इनकी पावर्स दी हुई है, और क्योंकि पावर्स दी है तो मैंने क्या कहा था, अगर पावर दी हो तो पावर आगे ले आओ बस। मतलब ये इनको लिखने का तरीका ये है कि a डेल्टा x बाय x, तो ये x वाले का लिखा गया, फिर y वाले की पावर b है तो प्लस। अब बोलेंगे हमेशा प्लस ही को लेना है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना होता है इस वजह से, ठीक है। और अकेले अकेले को सोल्व करना है हमने। b वाला जो है बेटा b आगे आ जाएगा डेल्टा y बाय y, और जो c है बेटा प्लस ही लेना है, माइनस लेना, चाहे नीचे हो तो भी माइनस लेना क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है इस वजह से। इसकी पावर c है बेटा, c आगे आ जाएगी डेल्टा z बाय। याद है ना बेटा आपको, मैंने आपको क्या कहा था कि जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है तो उसमें हमेशा रिलेटिव एरर्स इन सबके ऐड किए जाते हैं। बट अब इनके पावर्स भी हैं तो पावर को उठा के आगे ले आओ। वही तो हमने यहाँ पिछले वाले में पढ़ा था कि जब कभी भी किसी कोई भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर दी हो, तो जब मैं इसका रिलेटिव एरर लिखूंगा तो पावर आगे आ जाएगी एंड दैट्स इट। पावर आगे आगे लेकर फिर उसका रिलेटिव एरर लिखो, तो ये तरीका होता है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इसको करना है, ठीक है। बाकी आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह समझ में आया कॉम्बिनेशंस के बारे में। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक तो बताऊंगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन के बारे में, और दूसरा इनके रिलेटेड बेटा काफी न्यूमेरिकल्स की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में, जिसके अंदर हमने ये जाना कि अगर किसी भी क्वांटिटीज को आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उनके एरर्स को कैसे लिखा जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।